नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी अपनी नौकरी को लेकर चिंतित हैं? क्या आप बीटेक कर रहे हैं? क्या आप एक सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम से बीटेक कर रहे हैं और आपके मन में हजारों सवाल उठते रहते हैं कि हमें नौकरी कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कौन हमें नौकरी देगा, क्या पैकेज मिलेगा? तो इन सभी आपकी दुविधाओं को दूर करने के लिए मैं आज ये वीडियो लेकर के आया हूं। और यकीन मानिए, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, कोई भी स्टूडेंट हो, किसी की री आ रखी हो, सप्लीमेंट्री आ रखी हो, बैक आ रखी हो, कितनी भी हो, मेरा ये वीडियो देखने के बाद अगर आपने उन बातों को फॉलो किया तो डेफिनेटली आपको नौकरी जरूर मिलेगी। और 101% किसी भी कंपनी में जहां आपका इंटरव्यू होगा वहां आपको नौकरी जरूर मिल जाएगी। ये मेरा आपसे वादा है दोस्तों। तो मेरे इस वीडियो को देखिए और अंत तक बने रहिए और प्लीज स्किप मत करना, क्योंकि कोई भी एक इंपॉर्टेंट बात होती है, यदि उसको एक बार में हम जल्दी से बोल देते हैं तो उसके बारे में हमें पता नहीं चल पाता कि ये बात हमें क्यों बोलनी थी और इस बात का महत्व क्या है, क्यों इसका ओरिजिन हुआ, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो पूरी बात को, उसकी बात के जो तथ्य होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, उसको जानना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए है, सभी नौकरी करने वालों के लिए भी है ये वीडियो। तो भी दोस्तों मैं आपको आज बताने वाला हूं कि आपको नौकरी आसानी से मिल जाएगी। चाहे किसी के बीटेक में या डिप्लोमा में परसेंटेज बहुत कम हो, कैंपस सिलेक्शन में अगर कोई बैठने जा रहा है तो उसको ये डर रहता है कि मुझसे ज्यादा परसेंटेज और भी बच्चों के हैं, मार्क्स उनके अच्छे हैं तो उनको पहले चांस मिलेगा। तो नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यकीन मानिए, इस वीडियो में मैं आपको आज वो चीजें बताने जा रहा हूं जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताई होंगी, कहीं से भी पता नहीं चली होंगी। और डेफिनेटली मैं दावे के साथ कहता हूं, ये वीडियो जिस पैटर्न पे बनाया गया है, जिन फैक्ट्स पे बनाया गया है, वो आज तक यूट्यूब के इतिहास में आपको कभी नहीं मिला होगा, कभी नहीं बना है ऐसा वीडियो। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए। और अगर आपको ये यूट्यूब चैनल अच्छा लगे, मेरी बातें कुछ अच्छी लगे, क्योंकि मैं इसके बाद भी और वीडियो भी डालने वाला हूं जिससे आपके कैरियर में काफी ग्रोथ मिलेगी। और ये वीडियो आपकी स्टडी इंजीनियरिंग सबसे अलग है। और ये वो फैक्ट्स बताऊंगा मैं आज आपको जिन फैक्ट्स के बेस पे आप अपनी जॉब बड़ी इजीली पा सकते हैं। बस आपको इंटरव्यू में बैठने का मौका मिले, सिर्फ इतना है। इसके बाद और सामने वाला इंटरव्यूअर जो होगा, आपका इंटरव्यू लेगा, वो बंदा आपको लेने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो आज दोस्तों मेरे इस वीडियो को देखिए और इसमें जो फैक्ट्स हैं उनको जानिए और क्या करना है आपको उसको समझिए। तो नेक्स्ट आगे हम चलते हैं और इंपॉर्टेंट बात करते हैं जो जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों आप सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अमित तनवर। मैं एक सिविल इंजीनियर हूं और 17 साल का मुझे एक्सपीरियंस है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। और मैं एक बीइंग ए प्लानर भी काम कर चुका हूं, एग्जीक्यूशन में भी काम कर चुका हूं। तो मैं साइट्स के सारे फैक्टर्स को सबको जानता हूं। तो उन्हीं के बेसिस पे आज मैंने उन स्टूडेंट्स की ये दुविधा को दूर करने के लिए कि भाई हमें नौकरी कौन देगा, कैसे मिलेगी, हमारे मार्क्स कम है, हमारी री है, बैक है, तो उन सब से आपको बिल्कुल मुक्ति मिल जाएगी। उन सब की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। तो दोस्तों आज आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि जो फैक्ट्स मैं बता रहा हूं उसके लिए मुझे आपको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा उन चीजों के लिए। तो हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और दोस्तों हम शुरू करते हैं उस पॉइंट्स को। सबसे पहले जो पॉइंट्स होता है कि हम सभी लोगों ने, मैंने भी बीटेक की है, आप भी कर रहे हैं। तो दोस्तों हम सेकंड ईयर थर्ड ईयर तक आते आते हम इतने सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, दिन रात एक ही टेंशन लगी रहती है कि हमें नौकरी कैसे मिलेगी, कौन सी कंपनी में मिलेगी। तो इन सब चीजों की दुविधाओं को दूर करने के लिए मैं आज आपके सामने आया हूं और इस विषय पे ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। तो दोस्तों हम सभी कहीं ना कहीं से आते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, हमारे माँ बाप पैसा लगाते हैं और हम लोग, जो हमारे लेक्चरर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो हमको पढ़ाते हैं। और याद रखना दोस्तों, जो भी आप पढ़ रहे हो उसका वास्तविक साइट पर कंस्ट्रक्शन से कोई लेना देना नहीं है।
ये फैक्ट है। और आप जब साइट पे जाओगे तो आप देखोगे कि आपने जो पढ़ा है उससे तो बिल्कुल ही अलग दुनिया है। यहाँ पर तो बिल्कुल अलग तरीके से काम होता है, लोग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, अलग मतलब बिल्कुल आपको अलग नजारा मिलेगा वहां पर। तो मैं वही चीज आपको बताने वाला हूं। सपोज कीजिए आप किसी कंपनी के मालिक हैं, तो आप उस बंदे को लेना चाहेंगे कि जो बीटेक करके आया है, मार्क्स लेके आया है, ठीक है, ये सिर्फ एक उसका ये होता है कि हाँ वो पढ़ लिया है, उसने इंजीनियरिंग की डिग्री ले ली है, परसेंटेज भी अच्छी है, ठीक है, लेकिन उस बंदे का साइट की एक्टिविटीज से कोई सरोकार नहीं होता है। उस बंदे से क्या काम कराना है, ये दुविधा हमेशा मालिक के दिमाग में चलती रहती है कि मैं इसको ले तो रहा हूं, अब मुझे इसको ट्रेंड करना पड़ेगा, साल लगे 2 साल लगे जो भी है, और उसको सिखाना पड़ेगा, और उसके बाद वो बंदा जब आउटपुट देने के लायक होगा तो वो बंदा यहां से चला जाएगा। ये सबसे बड़ा फैक्ट इंटरव्यूअर के सामने भी होता है, मालिक के सामने भी होता है, और जो सीनियर स्टाफ होता है उसके सामने भी होता है। तो इसीलिए आजकल क्या है कि जो लोग इंटरव्यू देने जाते हैं, चाहे उनके मार्क्स कितने भी अच्छे हों, कितनी भी अच्छी ग्रेड से पास हुए हों, लेकिन इंटरव्यूअर के सामने वो सिर्फ एक फ्रेशर होते हैं, जिनसे उसे आउटपुट लेना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम होता है। दोस्तों एक बात याद रखना कि यदि ऐसा नहीं है कि भाई आपने या किसी बंदे ने अच्छे मार्क्स लिए हैं, परसेंटेज लिए हैं, तो वो साइट पे एक अच्छी आउटपुट दे पाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि उसकी स्किल क्या है, उसने साइट के बारे में कितना सीखा है, साइट की प्रोसेस के बारे में कितना सीखा है, कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज की जो मैथोलॉजीज होती हैं उनके बारे में कितना सीखा है। तो दोस्तों साइट पे काम तो एक सुपरवाइजर भी कराता है जो कि नॉन टेक्निकल होता है, एक फोरमैन भी कराता है वो भी नॉन टेक्निकल होता है। साइट पे कभी कोई इंजीनियर, जीएम, प्रोजेक्ट मैनेजर कभी साइट पे हाथ से काम नहीं करता है, जाकर के कोई कंक्रीट नहीं डालता है, कोई शटरिंग नहीं लगाता है, कोई रेनफोर्समेंट नहीं करता है। तो दोस्तों लेकिन फिर भी वो इन सब वर्करों से, इन सब जूनियर लेवल का जो स्टाफ होता है उससे ज्यादा पैसे उसको मिलते हैं, ज्यादा उसको वैल्यू मिलती है, अच्छी डेजिग्नेशन मिलती है। इस सब के पीछे एक ही रीजन होता है कि वो जो साइट पे काम हो रहा है उसके लिए जो मैथोलॉजी होती है, जो प्रोसेस होती है, जो क्वालिटी होती है, क्या टॉलरेंसेस होती है, वो उन सब चीजों के बारे में जानता है, और वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी जानता है। तो दोस्तों अब आप जब साइट पे जाएंगे ना, तो आपको साइट पे भेजा जाएगा एग्जीक्यूशन में सबसे पहले, उसके अलावा आपको कोई और डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा। डिपार्टमेंट बहुत होते हैं साइट पे, प्लानिंग होता है, बिलिंग होता है, क्यूएस होता है, क्यूसी होता है, पीएनएनएम होता है, सर्वे होता है, एग्जीक्यूशन होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। लेकिन जब आपका इंटरव्यू होता है ना, तो आपको सिर्फ एग्जीक्यूशन में भेजा जाता है, क्योंकि इसके अलावा बाकी जितने डिपार्टमेंट होते हैं वो बहुत हाईली स्किल्ड डिपार्टमेंट होते हैं, और उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं होती, कोई भी टॉलरेंस की गुंजाइश नहीं होती कि भाई आप गलती कर दें और फिर उसको मैनेजमेंट बियर करे। तो वो नहीं चाहते कि आप गलती करें, आप पहले सीखें। तो दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको नौकरी कैसे मिलेगी। हमारा मेन पॉइंट यही है कि आपको नौकरी कैसे मिलेगी। तो आपके चाहे री है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बैक है, आपने अच्छे मार्क्स जनरेट नहीं किए हैं, कोई अच्छा आपका जो है देखने में लग नहीं रहा रिज्यूमे में, तो भी आप उस बंदे से भी अच्छी जगह नौकरी पा सकते हैं, उस बंदे को भी इंटरव्यू में बीट कर सकते हैं जो आपके साथ में आया है, और चाहे उसने बहुत हाई ग्रेड से बीटेक या डिप्लोमा किया है। तो इसका क्या फैक्ट होता है मैं बताता हूं दोस्तों। आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में कि सबसे पहले आपके क्या मार्क्स हैं, आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या थे, आपने क्या क्या प्रैक्टिकल किया है, आपने क्या क्या अपने छोटे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, आप कभी साइट पे गए हैं, आपने क्या क्या देखा है, वो ये बात पूछते हैं आपसे। और आप सब कॉलेजेस में आजकल ये सब सुविधाएं मिलती हैं, कराते भी हैं, लेकिन आप वो आंसर नहीं दे पाते क्योंकि उनको यकीन ही नहीं है कि आप उस लेवल का उनको आंसर दे सकते हैं कि जिससे उनको लगे कि हाँ आप एक प्रोडक्टिव बंदे साबित हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हम ये भूल जाते हैं कि भाई
पढ़ाई के अलावा साइट पे जो चीजें होती है ना, वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है, उनकी मैथोलॉजी क्या होती है, तो वो बहुत जरूरी होता है। सभी बता सकते हैं कि शटरिंग कॉलम कास्टिंग होता है, उसके लिए हम रेनफोर्समेंट कराते हैं सर, और फिर शटरिंग होती है, फिर कंक्रीटिंग करते हैं, ये तो कोई भी बंदा बता देगा, और लेबर होगी ना वो आपसे बेटर बता देगी, यकीनन ऐसा ही है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप एक इंजीनियर हो, आपने अभी डिग्री ली है या लेने वाले हो, आप अपने आप को इंजीनियर कहते हो, लेकिन साइट पे कंस्ट्रक्शन में जब आप जाओगे, आप इंजीनियर तब बन पाओगे क्योंकि आप जाकर के एक सुपरवाइजर के साथ खड़े हो जाओगे कि हाँ हाँ काम करो, ये करना है, आज ये करना है, ये करना है, ये तो बहुत नॉर्मल बात है, ये तो आपसे पहले उसको पता होगा कि आज मुझे क्या करना है, ठीक है। लेकिन आप इंटरव्यूअर को क्या बताओगे? सपोज करो वो आपसे पूछता है कि आप साइट के बारे में क्या जानते हैं, क्या प्रोसेस प्रोग्रेस होती है, कैसे होती है, एक्टिविटी सीक्वेंसेस क्या होते हैं हमारे, तो आप लगभग वो बता सकते हो, ठीक है। लेकिन ये चीज एक टॉपर भी बताएगा, एक जो जिसके मार्क्स कम है, थोड़ा कम परफॉर्म कर पाया है बीटेक में, वो भी ये चीज बताएगा। लेकिन आपको डिफरेंशिएट कौन करेगा? डिफरेंशिएट क्या ऐसी चीज है जो इंटरव्यूअर को मजबूर कर देगी आपको रखने के लिए? तो दोस्तों, अभी तक जो मैंने आपको बताया है वो धीरे धीरे आपके समझ में आ रहा होगा कि मैं इस बात को, अपने मेन पॉइंट को, टॉपिक को कहां ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स, आज ये जो वीडियो है ना, ये आपकी लाइफ बदल देगा, यकीन मानिए। वीडियो को स्किप मत करना और पूरा देखना, क्योंकि इसमें मेरा भी फायदा है और आपका तो खैर होने ही वाला है। दोस्तों, आप कभी इंटरव्यू देने गए या आप कैंपस में बैठे, कैंपस में जनरली टॉपर लोग ही बैठते हैं, या कहीं पे ऐसा भी होता होगा कि सभी को बुला लेते हैं कि भाई इनमें से ही हम चूज करेंगे, या इसके अलावा आप कभी बीटेक करने के बाद आपको कैंपस में बैठने का मौका नहीं मिला, आप इंटरव्यू देने के लिए चले गए किसी कंपनी में, फ्रेशर की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पे आप जैसे बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग आएंगे, क्योंकि एक अकेले आपने तो बीटेक नहीं की होगी, बीटेक करने वाले बहुत लोग होते हैं। तो जब आप इंटरव्यू में जाएंगे, वहां पर आपसे यही सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि इंटरव्यूअर को पता नहीं होगा कि आपको साइट के बारे में क्या पता है। उसको एक अंडर एस्टिमेट करके बैठा होता है इंटरव्यूअर हमेशा, कि ये हमारे साथ, हमने इसको ले लिया तो हमें इसके साथ में 1-2 साल लगाने ही पड़ेंगे। तो उसके बाद में आपको उसका माइंडसेट चेंज करना है। वो माइंडसेट कैसे चेंज करना है, वो मैं आपको यहां बताऊंगा। वही चीज इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अब वीडियो में हम नेक्स्ट स्टेप पे आ चुके हैं, और सपोज कीजिए आप इंटरव्यू में बैठे हैं, इंटरव्यूअर ने फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पूछा आपका नाम, इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को। आप इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को, जरूरी नहीं होता है कि अच्छी इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ वो ये देखता है कि ये बंदा कितना रिस्पॉन्सिबल है, कितना डेडिकेटेड है। तो जब वो आपसे सवाल पूछता है कि आपने क्या प्रोजेक्ट किया था या क्या प्रैक्टिकल किया था, तो ये चीज सबको पता होती है। जो भी बंदा आपका, चाहे नीचे से लेकर ऊपर तक का, हायर मार्क्स वाला या लोअर मार्क्स वाला, सब लोग जाते हैं इंटरव्यू में, सभी लोग यही बताएंगे कि सर मैंने एक कंपनी में गया, मैंने वहां पे ये चीज देखी, ये ऐसे प्रोग्रेस हो रही थी, ये एक्टिविटीज थी, ये सब सब बताएंगे ये लोग। अब मेन सवाल ये है कि इंटरव्यूअर किसको लेगा? सपोज कीजिए 100 लोग गए हैं वहां पर इंटरव्यू देने के लिए, और सभी लोग यही चीजें बताएंगे। ये आपको भी पता है, आजकल यूट्यूब में देख लिया, बुक्स हैं और भी चीजें हैं, सब पता चल जाता है कि साइट पे क्या होता है। लेकिन आपको डिफरेंशिएट कैसे होगा कि वो इंटरव्यूअर आपको ले ले? कैसे कैसे ले सकता है वो आपको? चाहे आपके मार्क्स कम हो, वो लेगा आपको, री हो बैक हो, तब भी लेगा वो आपको। आप उसको मजबूर कर दोगे। कैसे मजबूर करोगे? अब मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, ये सब सवाल इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेगा, आप बता दोगे, लेकिन
जब आप ये सवाल बता दो उसको, इंटरव्यूअर को, कि भाई क्या स्टेप्स होते हैं, सपोज कीजिए एक कॉलम कास्टिंग है या फाउंडेशन है, तो वो कैसे हम उसको बनाते हैं, क्या प्रोग्रेस, क्या स्टेप होते हैं हमारे उसके अंदर में, तो आपको वहां पर क्या बोलना है कि सर ये एक्टिविटी सबको पता है सर, सबसे पहले हम अर्थवर्क करते हैं, अर्थवर्क करने के लिए हमको बेंचमार्क्स बनाने होते हैं, लेआउट करना होता है, लेवलिंग भी लेनी होती है कि कितनी हम क्वांटिटी लेंगे, कितनी हम एक्सकेवेट करेंगे। उसके बाद में एक्सकेवेशन होने के बाद में हम सॉइल की ड्रेसिंग करते हैं, उसके बाद में सर हम उसमें पीसीसी करते हैं, और फिर हम सर उसमें रेनफोर्समेंट करते हैं, लेआउट करते हैं, उसके बाद में हम शटरिंग करते हैं उसकी, और उसके बाद में हम पोरिंग कर देते हैं। तो अब ये सवाल जो है, ये बड़ा आजकल बेसिक सा कॉमन सा सवाल है। कंपटीशन बढ़ गया है, सभी लोग नॉलेज लेके चले जाते हैं, चाहे किताबों में कम पढ़ा हो, लेकिन यूट्यूब पे सब कुछ मिल जाता है, फेसबुक पे सब कुछ मिल जाता है। अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूं इस सवाल के अंदर कि ये सवाल का जवाब सभी ने दिया, 100 लोगों ने दिया, 100 स्टूडेंट्स ने दिया, अब वो किसको रखेगा? वो हायर मार्क्स वाले को रखना चाहेगा, लेकिन वो हायर मार्क्स वाले को भी छोड़ देगा कि नहीं, मुझे ये वाला बंदा चाहिए, चाहे इसकी री है, सप्ली है, कुछ भी है, बैक है, मुझे ये बंदा चाहिए। इस क्वेश्चन के अंदर से अब आपको एक वो राज निकल के आएगा, वो राज बताऊंगा मैं आपको कि आप खुश हो जाओगे। और मतलब अगर आपने उस चीज पे मेहनत करी थोड़ी सी, तो डेफिनेटली आप सैकड़ों क्या हजारों लोगों को बीट कर सकते हो, फ्रेशर्स को। दोस्तों, वो चीज क्या होती है आज मैं आपको बता रहा हूं। कंस्ट्रक्शन में कोई भी सीक्वेंस होता है, कोई भी एक्टिविटी होती है, हर एक्टिविटी की एक मैथोलॉजी होती है, यहां तक सबको भी पता होगा। मैथोलॉजी किस बेस पे होती है? आईएस कोड, इंडियन स्टैंडर्ड कोड, जिसके बेस पे पूरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलती है, वो आईएस कोड। वो आईएस कोड अगर आपको पता है, मैंने आपको बताया अभी, पार्टिकुलर एक एक्टिविटी के लिए एक आईएस कोड होता है, और वो आईएस कोड उस एक्टिविटी की प्रोसेस को, मैथोलॉजी को, सबको डिफरेंशिएट करता है, सबको ब्रीफली समझाता है कि हमको क्या कैसे करना चाहिए। सपोज कीजिए अब आपने बोल दिया कि सर हम एक्सकेवेशन के बाद पीसीसी करते हैं, कंक्रीटिंग करते हैं, या रेनफोर्समेंट करते हैं, या शटरिंग करते हैं, जो भी है, तो आपको ये बोलना है साथ में कि सर हम लोग रेनफोर्समेंट जो करते हैं सर, वो हम बार बेंडिंग शेड्यूल के अकॉर्डिंग करते हैं। बार बेंडिंग शेड्यूल क्या होता है? एज पर ड्राइंग रेनफोर्समेंट को कितना हमको काटना है, कहां से कितना बेंड करना है, वो पूरी एक शीट होती है जो कि क्यूएस वाला बंदा बनाता है, कहीं पे बिलिंग वाला बनाता है। तो वो बार बेंडिंग सर हमारे आईएस कोड 2502 के अकॉर्डिंग की जाती है, जिसमें कटिंग बेंडिंग का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, और उसके अंदर में हमको ये बताया जाता है कि हमें मतलब बेंडिंग पे, पर बेंडिंग पे कितना हमको डिडक्ट करना है, कितना डाया मल्टीप्लाई करके डिडक्ट करना है। ये चीज जब आप कंक्रीटिंग के बारे में बताओगे, तो सर आप बोलोगे कि सर हम कंक्रीटिंग करते हैं, वो हम अपना जो भी डिजाइन मिक्स होता है हमारा, सपोज कीजिए M25 कर रहे हैं या M20 कर रहे हैं, तो वो हमारा एज पर डिजाइन मिक्स 10,262 10,262 आईएस कोड, इंडियन स्टैंडर्ड आईएस कोड होता है, उसमें डिजाइन मिक्स का हमारा डिस्क्रिप्शन दिया होता है। उस डिजाइन मिक्स के अकॉर्डिंग हम अपना मिक्स तैयार कर लेते हैं, और इसके बाद फिर हम कुछ चीजें जो हैं हम अपनी फॉलो करते हैं आईएस कोड 456 से। जैसे कि अब वो आपसे वहीं से स्टार्ट कर देगा कि अच्छा इसको तो इतना ही पता है। अब मजा यहां आने वाला है,
यदि वो कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है और आपने वो क्वेश्चन जरूर डेफिनेटली आईएस कोड के अंदर से ही पूछेगा, क्योंकि आपने नाम आईएस कोड का लिया है। जब आपने नाम आईएस कोड 456 का लिया है तो वो आपसे 456 में से ही कुछ सवाल पूछेगा। तो वो आपसे ये पूछेगा कि आप मुझे ये बताइए, कंक्रीट जो होती है उसको जब हम डालते हैं फाउंडेशन में तो उसको कितनी ऊंचाई से डालना चाहिए एज पर आईएस कोड, बताइए आप। अब मजा यहां आता है। अगर आपने इस सवाल का जवाब दिया तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, लिख के बोल रहा हूं आपको, आपकी चाहे कितनी भी बैक हो, कितनी भी सप्लीमेंट्री हो, कितनी भी आपकी री आ रखी हो, आप बिल्कुल फेल के कगार पे हो, डिग्री खत्म होने के कगार पे हो, आपने इस सवाल का जवाब दे दिया, डेफिनेटली जो टॉपर है कॉलेज का उस बंदे को वो नहीं रखेगा, आपको रखेगा, क्योंकि आप उसके काम के बंदे हो। जो चीज वो देख रहा है सैकड़ों बंदों में, हजार कैंडिडेट्स में, वो चीज आप में मिलेगी उसको। तो दोस्तों, एज पर आईएस कोड हम कंक्रीट को 1.5 मीटर से ऊपर से नहीं डंप करा सकते, क्योंकि कंक्रीट सेटल्ड हो जाती है, उसके अंदर की जो हमारी इलास्टिसिटी होती है, सीमेंट का जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, मिक्स बनता है, मोटार बनता है अंदर में, वो सेटल्ड हो जाता है, जो कि हमारी एग्रीगेट को और सबको जो एक बांध के रखता है, वो उसकी बॉन्डेशन खत्म हो जाती है। आपने अगर इस सवाल का जवाब दे दिया तो नौकरी आपकी पक्की। तो दोस्तों, ऐसे ही आपसे वो पूछता है कि आप साइट पे हम आपको क्यों रखें, आप क्या करा सकते हो, आपसे हमें बेनिफिट क्या होगा, अभी तो आप फ्रेशर हो, आपसे हमें क्या बेनिफिट होगा, यही सवाल का जवाब आपको उसको देना है। आप बोलोगे सर साइट पे काम तो सुपरवाइजर है, लेबर संभालता है, फोरमैन है, वो बताता है कि भाई इतना शटरिंग इस नाप की बनाओ, एज पर ड्राइंग वो करा देता है। सर लेकिन हम इंजीनियर हैं, हमारा काम है एज पर मैथोलॉजी वर्क कराना, हमारा काम है यह देखना कि एज पर क्वालिटी काम हो रहा है, वेस्टेज तो नहीं हो रही है, लेबर से हम जितनी हमको आउटपुट चाहिए वो हमको मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। फिर हम उस पर एनालाइज करते हैं कि कहां पर लेबर पीछे रह गई, कहां पर लेबर को क्या प्रॉब्लम हुई, क्या हिंड्रेंस आया, हम उस हिंड्रेंस को दूर करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी बातें सर ये होती है कि हमें कॉस्ट कटिंग पे भी ध्यान रखना होता है, जैसे कि कोई स्टील वेस्टेज ना हो, और स्टील जो होता है कभी कभी हमारा जो है साइट पे ले जाके काम करते हैं, वहीं पे कटिंग बेंडिंग होती है, तो स्टील हमारा मिट्टी में भी दब जाता है, और स्टील जो हमारा एज पर बार बेंडिंग शेड्यूल कटना चाहिए। और हमारे जो कुछ लेबर वर्क करती है, हर एक लेबर का एक कोफिशिएंट होता है, पर डे प्रोडक्टिविटी होती है, वो प्रोडक्टिविटी हमारी एटलीस्ट अचीव होनी चाहिए, और यदि हम उससे ज्यादा करा सकते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा सर। हमें लेबर को मोटिवेट करना चाहिए, और लेबर से कैसे काम निकालना है, ये एक लेबर मैनेजमेंट होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है, इसके बारे में सर मुझे पता है। मेरे को थोड़ा इतना डीपली तो नहीं, लेकिन आप जितना नहीं जानता, लेकिन हाँ थोड़ा सा मैं जानता हूं इसके बारे में कि लेबर से कैसे काम कराना है, लेबर को जो है कैसे मोटिवेट रखना है, और लेबर के सामने जो जो हिंड्रेंस आती है उनको दूर भी करना चाहिए सर। तो ये चीजें होती हैं। अब सपोज कीजिए वो कहेगा कि लेबर कितना काम करती है, वो अपने मतलब की बात पूछेगा, आपको बताना है। देखिए, हर कंस्ट्रक्शन में हर वर्ड के पीछे कुछ लॉजिक होता है, हर वर्ड कहीं ना कहीं से निकल के आता है। तो जनरली जो कंस्ट्रक्शन में चलता है कि हमको लेबर जो होती है, मैसन होता है, सपोज कीजिए मैसन क्या काम करता है, मैसन जो है हमारा ब्रिक वर्क करता है, प्लास्टर वर्क करता है, इसके अलावा कारपेंटर है वो हमारा शटरिंग बनाता है, शटरिंग फिक्सिंग करता है, इसके अलावा में जो हमारा स्टील फिक्सर होता है वो स्टील कटिंग बेंडिंग करके फिक्स कराता है हमारा। तो ये जनरली ये लेबर हमारी स्ट्रक्चर के अंदर चलती हैं। इसके अलावा जब हमारा फिनिशिंग का वर्क आता है तो हमारे बहुत सारे वर्क और एडिशनल जुड़ जाते हैं इसमें। इसमें जो है टाइलिंग का वर्क हो जाता है, फ्लोरिंग का होता है, और इसके अलावा हमारा जो पेंटिंग का वर्क होता है, और डोर विंडो का, बहुत सारी चीजें जो हमारे बीओक्यू में डिस्क्राइब होती हैं उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो और भी लंबा हो जाएगा अगर मैं इन सभी टॉपिक्स पे बात करूंगा। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि
आप जब इंटरव्यू में बैठेंगे तो आप जैसे हजारों लोग भी आएंगे और उन सब लोगों से आपको अलग कैसे दिखना है, कौन सी चीज है आईएएस कोड। क्योंकि दोस्तों आईएएस कोड एग्जीक्यूशन का एक तरीके से माँ बाप बोल सकते हैं, इसके बिना कोई काम नहीं होता है। एग्जीक्यूशन में ही आपको रखेंगे सबसे पहले। और हाँ, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे कुछ वीडियो और आएंगे जिसमें मैं आपको वो बातें भी बताऊंगा जो कि आपको एग्जीक्यूशन में ना ले जाकर के प्लानिंग के अंदर डाल देंगी, बिलिंग के अंदर डाल देंगी, क्यूएस के अंदर डाल देंगी, क्वालिटी के अंदर डाल देंगी, सर्वे के अंदर डाल देंगी। ये वो डिपार्टमेंट्स हैं दोस्तों जिनमें आप जल्दी सी जा नहीं सकते स्टार्टिंग में, क्योंकि एक कोई भी कंपनी रिस्क नहीं लेना चाहती तो वो एग्जीक्यूशन में डाल देती है कि ठीक है जाता रहेगा, देखता रहेगा साइट पे क्या है क्या नहीं है, मतलब करता रहेगा कुछ ना कुछ जो है। क्योंकि एक जो फ्रेशर बंदा साइट पे जाता है ना, उसकी इंस्ट्रक्शन कोई नहीं मानता है। सबको पता होता है, लेबर को पता होता है नया साहब है, अरे ठीक है, वो आपकी बात को हाँ कर देगा, लेकिन वो करेगा नहीं, वैसा नहीं करेगा क्योंकि वो अपने सीनियर की बात मानेगा। तो दोस्तों ये जो आपका 1 साल का वक्त होता है, ये आपका सीखने का वक्त होता है। मैं आपको रियली बता रहा हूं दोस्तों, ये जो चीज होती है आईएएस कोड, ये आपको कई सालों बीत जाएंगे तब भी पता नहीं चलती। साइट पे कोई अपनी नॉलेज किसी को नहीं देता, इस भ्रम में मत रहना। कोई आपको सिखा देगा, कोई आपको बता देगा। आईएएस कोड के बारे में साइट पे हर एक किसी को पता नहीं होता है, बस काम कराते रहते हैं। हाँ ठीक है, लेबर हाँक दी, कल इतना काम कराना है, आज ये प्रॉब्लम आ रही है, ये वो, ये सब चलता रहता है। लेकिन ये कुछ टेक्निकलिटी ऐसी होती है जो आपको साइट पे भी सब लोगों से अलग करेगी। ये आपकी ग्रोथ बहुत जल्दी कराएगी, क्योंकि दोस्तों आप भी पसंद करेंगे कि किसी झोला छाप के पास ना जा करके किसी एमबीबीएस डॉक्टर से अपना इलाज कराएं। तो एमबीबीएस वो कब है, जब उसके पास एक डिग्री होती है, लेकिन डिग्री के अलावा उसके पास कुछ टेक्निकल चीजों का ज्ञान भी होना चाहिए। या इंजीनियर है, इंजीनियर को कोई भी, हम किसी नॉर्मल अपने सर्कल में खड़े होते हैं, समाज में खड़े होते हैं, वहां नॉर्मल लोग होते हैं, वो भी घर बनाते हैं, लेकिन हमको उन जैसा नहीं बनाना है, हमको अलग बनाना है। हमको सुपरवाइजर, फोरमैन, इन सब से ऊपर उठ करके, इन सबको जब आप किसी के सामने किसी चीज की टेक्निकलिटी प्रेजेंट करते हो तो वो चीज आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ाती है, वो चीज आपको सबसे अलग भी करती है। तो दोस्तों ये एक ऐसी चीज है आईएएस कोड, हर एक्टिविटी का एक आईएएस कोड होता है। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, एक्सकेवेशन होता है कि भाई हम एक्सकेवेशन कर रहे हैं तो कितनी मीटर डेप्थ तक हमको कितने स्लोप में काटना है, और हमें पीसीसी से अलग जो हमारा ऑफसेट होता है उसमें कितनी हमको वर्किंग स्पेस मिलता है एक्सकेवेशन करते टाइम वर्क करने के लिए। बहुत सारी चीजें होती हैं। आईएएस कोड 1200 जो होता है उसमें हमारे 28 पार्ट्स होते हैं, वो सभी पार्ट्स हमारे जो है अलग अलग उनको ब्रीफ करते हैं। तो उनमें किस तरीके से हम अपना जो है इनको थोड़ा सा ज्ञान लेकर के इसके बारे में हम इंटरव्यू में जो भी एक्टिविटी हम बताएं, चाहे कम ही बताएं, लेकिन उसके साथ में हम आईएएस कोड जोड़ देंगे कि सर इस आईएएस कोड के अकॉर्डिंग हमारा ये एक्टिविटी चलती है। तो लेकिन ये बात ध्यान रखना कि आईएएस कोड का नंबर याद होने से उतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा जितना इंपैक्ट आप उस आईएएस कोड को पढ़ के जाएंगे, अंदर तक पढ़ के जाएंगे, और फिर वो उस आईएएस कोड में से पूछ सकता है, और आपने अगर उसमें से जवाब दे दिया तो यार आपको नौकरी दिलवाने से मतलब कहीं कोई रोक नहीं पाएगा, आप सबको बीट कर दोगे। दोस्तों ये वीडियो मैं और लंबा नहीं खींचूंगा इसको, इसमें मैंने सिर्फ अभी फिलहाल इतना ही बताया है कि आपको ये नौकरी अगर चाहिए, कंपटीशन को बीट करना है, तो वो आप कैसे बीट करोगे। दोस्तों हजारों लोग हैं, सभी लोग एमएस ऑफिस सीख लेते हैं, पूरा कंप्यूटर सीखते हैं, वो सब सिखाया भी जाता है, कुछ नई चीजें और भी सीख लेते हैं। दोस्तों वो देखिए, आप कुछ भी सीख लो, लेकिन आप जब तक सामने वाले के काम के बंदे नहीं हो, सामने वाले को नहीं लगता कि भाई आप उसमें कुछ रोल प्ले कर सकते हो, कुछ अच्छा करके दे सकते हो, तब तक वो आप उसकी नजर में एक नॉर्मल ही रहते हो, नॉर्मल जैसे और लोग आते हैं इंटरव्यू देने के लिए उस तरीके से। और दोस्तों ये वीडियो खासतौर से स्टूडेंट्स के लिए भी ना होकर के ये
उन लोगों के लिए भी है जो इंडस्ट्री में जा चुके हैं, जो इंडस्ट्री में 2 साल 4 साल 5 साल बिता चुके हैं, 10 साल तक भी वही एग्जीक्यूशन में पड़े रहते हैं। वो इसलिए पड़े रहते हैं क्योंकि उनको वो उतनी टेक्निकलिटी पता नहीं होती, क्योंकि मैनेजमेंट किसी को प्रमोट कब करती है, जब उसको उस पर यकीन हो जाता है कि ये बंदा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम इसको देंगे उसको उठा सकता है और ये उसमें सक्सेस होगा। लेकिन जब आपको उन चीजों की बेसिक्स के बारे में ही नहीं पता है तो आप क्या करोगे? तो दोस्तों, मुझे लगता है कि इस वीडियो में मैंने सब कुछ वो बताने की कोशिश की है जो आपको हेल्पफुल हो सकती है। और हाँ, मैं आपको एक चीज और बता दूं, आईएएस कोर्स के लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। आप उस लिंक में जाइए और आईएएस कोड के बारे में जानिए कि किस एक्टिविटी के लिए क्या क्या आईएएस कोड होता है, और फिर मुझे आप कमेंट कीजिए कि जिस भी एक्टिविटी के लिए और डिस्क्रिप्शन में वीडियो बनाना है एज पर आईएएस कोड, एज पर आईएएस कोड, मैं उसकी एक्टिविटी का सारा कुछ बना के दूंगा आपको, सारा कुछ बताऊंगा आपको, प्रैक्टिकली बताऊंगा जैसे साइट पे काम होता है। जो किताबों में लिखा होता है वो साइट पे ऐसा होता ही नहीं है। सामने वाला बंदा आपसे किताबों वाला पूछना नहीं चाहता है, उसको पता है रट के आ गया होगा, सब कुछ है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, वो और बंदों की तरह ही आपको समझेगा। लेकिन जब आप साइट की सीक्वेंसिंग, साइट की मैथोलॉजी आप उसको बता दोगे कि साइट पे ऐसे ऐसे ये चीज होती है, तो वो आपको जरूर रखेगा। दोस्तों, आप पूरे 4 साल मेहनत करते हो बीटेक में, डिप्लोमा में 3 साल मेहनत करते हो, किताबें पढ़ते हो, मिड टर्म्स देते हो, एग्जाम देते हो, थ्योरी प्रैक्टिकल ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ करते हो, पूरी मेहनत से करते हो, याद नहीं होता फिर भी रात में लिख लिख के याद करते हो, रटते हो। दोस्तों, ये किताबों की नॉलेज सिर्फ आपकी जब आप कॉलेज में रहोगे तब तक ही है। कॉलेज के बाहर निकलने के बाद आपकी ये नॉलेज एक कॉमन नॉलेज बन जाएगी, क्योंकि बहुत सैकड़ों हजारों लाखों लोग इंटरव्यू देने के लिए घूम रहे हैं और कोई किसी को रख के राजी नहीं है, क्योंकि वो खुद कंफ्यूज है। इंटरव्यू देने वाला भी कंफ्यूज और इंटरव्यू लेने वाला भी कंफ्यूज। इंटरव्यू लेने वाला कंफ्यूज क्यों है कि यार मैं किसको रखूं, मेरे सवालों का जवाब नॉर्मली वो किससे पूछता है, मतलब क्या लेकर के पूछता है कि आपने कॉलेज में क्या किया, क्या प्रैक्टिकल किए, क्या सीखा, ये वो सब बताते हैं। ये चीज कोई नहीं बताता जो मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप बीटेक कर रहे हैं तो आप अपना थोड़ा सा समय निकालिए, क्योंकि आईएएस कोड बहुत हैं, आईएएस कोड बहुत हैं। बिल्डिंग्स के लिए अलग हैं, पीबी स्ट्रक्चर के लिए अलग हैं, ब्रिजेस के लिए अलग हैं, और इंडस्ट्री के लिए अलग हैं। मतलब आपको जिस इंडस्ट्री में जाना है, सपोज कीजिए आपको कंस्ट्रक्शन में, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में जाना है, हाउसिंग प्रोजेक्ट में जाना है, उसके लिए आईएएस कोड है, अलग है। आपको जाना है ब्रिजेस में, उसके लिए आईएएस कोड अलग है, ठीक है। आपको जाना है टनलिंग में, टनल बनाने में, उसके लिए आईएएस कोड अलग है। आपको जाना है पीबी स्ट्रक्चर में, स्टील स्ट्रक्चर में, आरओबी में, एफओबी में, उसके लिए आईएएस कोड अलग है। तो आप सबसे पहले अपनी एक माइंड मेकअप कीजिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आप क्या बनाना चाहते हैं, आप किस चीज में जाना चाहते हैं, तब आप वो आईएएस कोड सीखिए। और दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, ये आईएएस कोड सिर्फ आपको एग्जीक्यूशन में ले जाने के लिए है, एग्जीक्यूशन में, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन मैन चलती है वो साइट पे चलती है। साइट पे जो काम हुआ वो सबसे पहले आपको उसी में डालेंगे, क्योंकि वहीं से आपको धीरे धीरे वो चीजें पता चलती हैं। लेकिन मैं आने वाले वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि आप सिर्फ स्टार्टिंग में एग्जीक्यूशन में ना जा करके आप लोग प्लानिंग में भी जा सकते हैं, बिलिंग का भी पार्ट बन सकते हैं, क्यूएस का भी पार्ट बन सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल में भी जा सकते हैं। वो कैसे जाएंगे, इसके लिए आपको मेरे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो देखने होंगे, क्योंकि मैं उनमें वो चीजें बताऊंगा, वो स्किल और अलग से बताऊंगा। इसमें सिर्फ आईएएस कोड के लिए बात की थी, क्योंकि जनरली, लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है, कम नहीं है कि आप सैकड़ों हजारों लोगों को बीट कर पाओ एक इंटरव्यू में जाकर के। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके मार्क्स कितने हैं, आपका कॉलेज कौन सा है, या आपने कितनी रीले रखी हैं, कैसा बीता 3 साल 4 साल कॉलेज में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप सामने वाले के दिल में घुस जाओगे, आप सामने वाले की दिल की बात निकाल लोगे
कि वो चाहता क्या है आपसे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और शेयर भी कर देना। शायद कोई और बंदा भी देखे, कोई और स्टूडेंट भी देखे इसको, उसको भी काम आ सके ये। तो प्लीज मेरा आपसे यही निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आने वाले वीडियो को आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप उसको देख पाएंगे। तो दोस्तों, अब शुभकामनाएं यही है कि आप मेरी इस बात को अच्छे से माइंड में बिठाओगे और जितनी आपने मेहनत की है वो आपकी आगे, आप कभी हताश ना हो, निराश ना हो, और आपको बिल्कुल बहुत कम से कम अटेम्प्ट में आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। किसी भी कंपनी में आप इंटरव्यू देने चले जाओ एक बार, और आपको जो ये चीजें मैंने बताई हैं, इंटरव्यूअर लेने के लिए आपको मजबूर हो जाएगा। और आप ये चीजें अपने रिज्यूमे में भी लिखना, आई हैव नॉलेज ऑफ आईएएस कोर्स। आईएएस कोर्स का डिस्क्रिप्शन भी दे देना, जो जो आप पढ़ के जाओ। ये नहीं कि आपने सैकड़ों, 50, 100 आईएएस कोड पढ़ लिए हैं और आप उन सब का डिस्क्रिप्शन दे दो कि मुझे आईएएस कोर्स के बारे में पता है। नहीं दोस्तों, आप चाहे 4 आईएएस कोड पढ़ो, उसके बारे में लिखो, लेकिन लिखो उसके बारे में जिसके बारे में आप बता सको, क्योंकि वो क्वेश्चन आपका इंटरव्यू में आखिरी क्वेश्चन हो सकता है कि इस आईएएस कोड में इस एक्टिविटी के बारे में हम कैसे करते हैं, क्या लिखा है बताओ। और वही क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में नौकरी दिलाएगा 1001%। ये बात मैं बोल रहा हूं, मैं लिख के दे सकता हूं। तो दोस्तों, इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा और फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक और शेयर मन करे तो कर देना आप। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।